मार्केट स्टार्ट किया था हमने, जो इकोनॉमिक्स में आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जैसा कि बताया था कि 18 to 20 क्वेश्चंस या 20 मार्क्स इस चैप्टर से कवर होंगे। फर्स्ट यूनिट 1 जो है वो हमने थोड़ा सा पढ़ा था आप लोगों की दया से, उसको एक बार फिर से कर लेंगे अगर नहीं समझ आया होगा तो, ठीक है। तो पहले यूनिट 2 को होल्ड कर रहे हैं अभी हम, सारे उसमें कर्व्स एंड डायग्राम्स हैं जो इसको समझने के बाद करेंगे, ठीक है। यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट फॉर्म्स है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, बताओ, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। 4 आपके मार्केट फॉर्म्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। देखो टॉपिक क्या है, यूनिट 3 क्या कह रहा है? प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, मतलब हमें इसमें 3 चीजें पढ़नी है। लंच ने क्या क्या 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, सबसे पहला कि कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या एस्टिमेट करे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे कि कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखे अगर उसको प्रोडक्ट सेल करना है, डिमांड आती है, सप्लाई, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तुषार गेट बंद कर दो। डिमांड भी आएगा, सप्लाई भी आएगा, है ना, कॉस्ट कर्व्स भी आएंगे आपके, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सब कुछ हम इसमें इन डिटेल या मिक्सचर में पढ़ेंगे। 3 चीजें आपको क्या इसमें समझनी है। सबसे पहला प्राइस, कि फर्म जो है किस प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी होगी, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि इस प्राइस पर उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? सैटिस्फैक्शन, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जिस भी कंसिडरेशन की पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो जब इक्वल लेवल होगा, मींस जैसे हम बोलते हैं जो हमारा कंज्यूमर है वो कौन है? रैशनल है, उसको सब पता है, सब नॉलेज है, तो जो भी वो डिसाइड करता है ही एक्ट रैशनली। मतलब तो इक्विलिब्रियम की जब हम पॉइंट की बात करें, मतलब जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये वाला कर्व पढ़ा था। यस मैम। तो इस पॉइंट को हमने कहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। तो इसको कंसिडर करके हम ये देखेंगे सबसे पहला कि फर्म अपने प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रखेगी, ठीक है, क्या प्राइस रखेगी। दूसरा, उस प्राइस पर इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे कि जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स कैसे होंगे, ठीक है। प्राइस, इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये 3 चीजें, मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 4 आपके फॉर्म्स है, मार्केट फॉर्म्स है, ठीक है। परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। हर एक मार्केट फॉर्म में ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला मार्केट फॉर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन। करें स्टार्ट? कुछ जाना माना होगा, ये पढ़ा हुआ है ना, तो दैट विल बी इजी फॉर यू कि इसमें क्या गिवन है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर कुछ वेरियस फीचर्स होते हैं इस मार्केट के। तो सीधा इसके मीनिंग नहीं, इसके फीचर से हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत इजी है, आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। बुक है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ सुन लो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन जो है वहां पर हमारे सेलर्स एंड बायर्स कैसे होंगे? लार्ज नंबर में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका जो एंट्री एंड एग्जिट है वो क्या है? फ्री है। इस मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है, जिसको बिजनेस नहीं करना है, कोई अपना सेलिंग बिजनेस वाली चीज नहीं करे तो जा सकता है इजीली छोड़ के, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड क्या है? प्रोडक्ट कैसे होते हैं इसके? थोड़ा सा याद आया हो तो होमोजीनियस, है ना। इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम,
सेम आपके प्रोडक्ट होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। मतलब जैसे ये मुस्कान है, ये प्रवेशिका है, और कौन गया है? वो दोनों ही गई है बस, ये दो हैं, ठीक है। एक नितिन को नींद आ रही थी इसलिए नहीं गया, वरना ये भी जाता नितिन है। ये तीनों क्या करते हैं? पानी पूरी का स्टॉल लगाते हैं। पानी पूरी का स्टॉल लगाते हैं। क्या करें, तो इतना पसंद है तो सोचा खुद ही स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस, ठीक है। पानी पूरी का स्टॉल लगाते हैं, कितने के देते हैं? 5 रुपए के 10 गोलगप्पे। खुश हो रहे हैं मैम, 5 रुपए के 10 गोलगप्पे देते हैं। और इन तीनों के पास जो गोलगप्पे हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंगली प्राइस है, टेस्ट है, साइज ऑफ गोलगप्पे हैं, क्वालिटी ऑफ गोलगप्पे हैं या पानी पूरी व्हाटएवर यू से, सब कैसे हैं? इक्वल है, सेम है। सो दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आ गया? इजी था ना? दिल पे मत लेना, देखते थे। बायर्स हैव, फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए, बायर्स हैव नो प्रेफरेंस ओवर सेलर। अब यहाँ पर देखो सबका सेम प्राइस है, 5 रुपए के ये भी, 5 रुपए के 10 गोलगप्पे दे रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स को कोई प्रेफरेंस नहीं होता है कि मैं उस पर्टिकुलर बंदे के पास ही जाऊंगा। सबका प्राइस सेम है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहां से अवेलेबल हो जाता है इसलिए वहीं से परचेज कर लेते हैं। तो कस्टमर्स को कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उसी पर्टिकुलर बंदे से या शॉप से परचेज करना है, कोई प्रेफरेंस नहीं है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर होता है ना, और इंडस्ट्री प्राइस मेकर। फर्म और इंडस्ट्री में समझते हो ना मीनिंग? फर्म क्या करती है? प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है ना, और इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइस डिसाइड करती है। फर्म सिर्फ उस प्राइस को अडॉप्ट करती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, जो ये 3 महाशय जी थे जो गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहे हैं, सपोज अब मुस्कान ने कहा अच्छा मैं इसका प्राइस 4 रुपए कर देती हूँ। प्राइस क्या किया? 4 रुपए कर दिया, तो क्या होगा? सब मुस्कान के पास जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा? वो भी कम कर देंगे, इन्होंने भी कम किया, क्या हो गया? इक्वल, फिर से वही इक्वल हो गया। तो अब मुस्कान सोचे अब अगर मैं फिर 3 रुपए करूं तो ये अपना ही नुकसान है, इन्होंने फिर कम करना है, फिर वही हो जाना है ना। और प्राइस बढ़ा दिया तो ऐसे बेवकूफ क्यों करेंगे नहीं, है ना। कोई भी मतलब स्टॉल वन लगा लो, ऐसा नहीं करते हैं जनरली कि प्राइस बढ़ा दोगे तो आपको पता है कि कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि जो फर्म है यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेती है एज कंसिडरिंग पार्ट ऑफ प्राइस। प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। ये एग्जांपल ये था, ये मत पूछना इसकी इंडस्ट्री का है। एक एग्जांपल ये था कि कोई भी फर्म क्या करती है, प्राइस को सिर्फ अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है जो भी इंडस्ट्री ने फिक्स कर रखा है, उसके बेसिस पर फर्म चलती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताओ 6 पॉइंट इसका इलास्टिसिटी कैसी होगी। अब अभी हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसके बेसिस पर बताओ। परफेक्टली इलास्टिक है ना। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट, कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया तो कस्टमर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या ना के बराबर। तो परफेक्टली इलास्टिक है ना, इनफाइनाइट हो जाता है। देखो अगर इसने प्राइस 1 रुपये कम कर दिया तो सारे कस्टमर्स इसके पास चले गए, थोड़ा या बहुत ज्यादा, और 5 कर दिया तो एक भी कस्टमर नहीं आ गया, तो 0 हो जाएगा या बिल्कुल ही इनफाइनाइट लेवल पर चेंजेस आ जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे एक बार इसके फीचर्स क्या क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, रिपीट करो, बोलो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सेकंड, इलास्टिसिटी कैसी होती है इसकी? परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट। फर्म जो होते हैं वो प्राइस टेकर है, नॉट मेकर, प्राइस टेकर है, और इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। जो कस्टमर्स होते हैं उनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता रिगार्डिंग द सेलर्स, ठीक है, वो किसी से भी परचेज कर लेते हैं।
और प्रोडक्ट्स इनके कैसे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। एक पॉइंट और रहेगा, हाँ एंट्री एंड एग्जिट जो है उसमें कंप्लीट फ्रीडम है, आप कभी भी जाकर आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, एज ए सेलर स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कब एंट्री हो सकती है, कब एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स था एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैसा फीचर होता कैसा है ये मार्केट। क्लियर, इजी, सिंपल, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब पढ़ेंगे हम प्राइस आउटपुट, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, अब थोड़ा सा ना अटेंटिव हो जाना, थोड़ी गड़बड़ कर दी ना तो मैं भी शायद दोबारा रिपीट नहीं होगा। देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन, बुक में आपके बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं, हम एक कंबाइंड लेवल पर चलेंगे। बुक में आप बाद में रीड करना, अभी मैं टाइम दूंगी उसको रीड आउट करना, आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। बुक में देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, थोड़ा इजियर फॉर्म में मैं कराना चाह रही हूँ। प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या मतलब होता है प्राइस डिटर्मिनेशन? कि हम प्राइस डिसाइड करेंगे। 3 पॉइंट्स के बारे में हमने बात की थी ना कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कौन से 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं? प्राइस, इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट्स, है ना। तो सबसे पहले हम प्राइस की बात करें कि प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा प्राइस होगा। तो इसके लिए देखिए मैं 2 चीजें साथ के साथ लेकर चल रही हूँ, एक इंडस्ट्री और फर्म। ये डायग्राम नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में, बट अभी नहीं, पहले समझ लो उसके बाद टाइम दोगे फिर नोट करना। बुक में अलग अलग नहीं दे रखा है, ठीक है। इंडस्ट्री और फर्म दोनों ही तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, इंडस्ट्री और फर्म के हिसाब से देखिए ये OX एक्सिस है, OY एक्सिस है। OX एक्सिस पर क्या लेते हैं? क्वांटिटी, प्राइस। भूल गए हो सब कुछ? बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो पूरी क्लास को, बैठ जाओ। क्यों? हमने पढ़ा था प्राइस के कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस बनाती है या प्राइस एक्सेप्ट करती है? प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है? मेकर है। फर्म क्या करती है? प्राइस टेकर है। तो कैसे हुआ ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। डिमांड सप्लाई में हमने पढ़ा था जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां से हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं और वहां से हमारी क्या होती है, एक आउटपुट लेवल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कौन सा कर्व है? DD इज योर डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। यहां से जो ये पॉइंट है P, दिस इज प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी, यानी OQ प्राइस पर OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। ये हमने किसके बारे में बात किया? इंडस्ट्री। समझ आया इतना? डाउट हो, समझ नहीं आया तो बता देना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक का अगर लिंक छूट गया तो पीछे वाला नहीं आएगा। ये हमने किसकी बात की? प्राइस की बात की, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री ने यहाँ पर ये प्राइस फिक्स कर दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखकर कि इतना डिमांड है तो इसके अकॉर्डिंगली मेरी ये सप्लाई है, OP मेरा प्राइस है। डन। अब बात करें फर्म की। फर्म क्या करती है? फर्म तो इंडस्ट्री जो प्राइस बनाती है उसी को एक्सेप्ट करती है ना, तो प्राइस टेकर है, जो फर्म ने प्राइस डिसाइड किया वही प्राइस किसका होगा? फर्म का होगा। तो ये प्राइस है, ये प्राइस किसका हो जाएगा? फर्म का। समझ आया कि ये P कहां से आया? ठीक है। अब हमें क्वांटिटी भी तो डिसाइड करनी है, क्वांटिटी कहां से लाएगी? फर्म कितनी क्वांटिटी सेल करेगी? OQ क्वांटिटी तो इंडस्ट्री सेल कर रही है ना, समझ रहे हो पॉइंट? और आपके बुक में क्या कह रहा है? इस प्राइस पर ही डिमांड होगी, ठीक है। बुक में लिखा है D is equal to AR is equal to MR। क्या ये बोल सकते हैं? जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है, पढ़ते आए हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। यही कराया ना मैंने हमेशा कि लॉ तो लॉ क्यों, इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी क्यों, कराया है ना। तो डाउटफुल होके मत पूछो यार, ऐसे तो हाँ ना तो बोलो एटलीस्ट। तो अब देखो बुक में ही दे रखा है, बुक में कहीं सॉल्यूशन या कोई आंसर नहीं है कि
AR/MR क्यों? आप लोगों के पास है कोई आंसर? ARS एवरेज रेवेन्यू पता है तो पढ़ा हुआ तो बोलो ना, पता है तो MRS मार्जिनल रेवेन्यू। कम्युनिकेट नहीं करो तो मुझे कहां से पता चलेगा? मैं बस बोल बोल के चली जाती हूँ। पता तो तुम्हें सब कुछ है, ज्ञानी बैठे हो तुम लोग तो सारे यहाँ पर, ज्ञानी बाबा थोड़े दिन में कहोगे मैडम आप बैठो हम पढ़ाते हैं आपको, है ना। DAR and MR इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कहीं पढ़ा हो? ये पैरेलल कब होता है? डिमांड में पढ़ा था शायद, जब इनफाइनाइट होता है। वेरी गुड अंशी, अंशी ने आंसर किया। मत बोलो, आता तो तुम्हें सब कुछ है, मत बोलो, यहाँ फंसा लो उसको। देखो इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था डिमांड में, जब ये पैरेलल लाइन कब होता है? OX एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो हम कहेंगे कि जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट है। तो उसको हमने डिनोट किया D से। यहाँ पर हम डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब AR और MR कैसे होगा? हम नंबर से इसको समझेंगे। एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, उसके बेसिस पर इसको समझते हैं। यहीं पर ही बना रही हूँ, ठीक है। सपोज करो किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपीज है। समझना ध्यान से, 10 रुपीज है तो प्राइस इक्वल होगी ना, क्योंकि प्राइस इक्वल है। 10 रुपीज है, उस पर क्वांटिटी क्या कर रहा है? वो जितनी मर्जी क्वांटिटी उस पर परचेज कर रहा है, चाहे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ये क्वांटिटी की अगर हम बात करें, हर तरह की क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं बात करें टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 10 20 30 40 एंड 50। यहाँ तक डन। AR कैसे निकालते हैं? TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यस वाली TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करो, कैलकुलेट कितना आएगा? 10। क्या जाना यहाँ से? P is equal to AR। AR डन। MR is equal to MR। So therefore क्या कंक्लूजन निकला? P is equal to AR which is equal to MR। तो हम बोल सकते हैं तो ये हमारा जो लाइन है, जो प्राइस लाइन बोल सकते हैं, या फिर जो डिमांड लाइन आई है, तो दैट इज इक्वल टू AR एंड MR। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर समझ आया? तो इन शॉर्ट आपके जब प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो जो आपका फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो कैसा होगा? द लाइन विच इज पैरेलल टू द OX एक्सिस, वो आपका प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। और वो लाइन किसके इक्वल होगा? दैट कुड बी इक्वल टू D which is equal to AR equal to MR। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक इन परफेक्ट कंपटीशन या इन मार्केट फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज AR is equal to MR, है या नहीं है? Yes it can be either and neither। कभी कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, cannot determine। हो सकता है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, समझ आया? प्राइस अगर समझोगे तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर रखा है इन्होंने, कुछ कुछ लिख रखा है और कुछ भी नहीं है। समझ आया? हमने क्या क्या पढ़ा? परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो प्राइस फैक्टर हमने क्या कि एक फर्म कितने प्राइस पर उसको सेल करेगी, प्राइस हमने डिटरमाइन किया। अब सेकेंडली हम किसकी बात करेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात करेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कैसे अचीव करते हैं, अटेन करते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म आपके बुक में दिया है टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। देखिए, जैसे अभी हमने कर्व बनाया था, ठीक है, ये इंडस्ट्री का कर्व था, यहां से हमने फर्म का क्या किया? प्राइस लेवल डिटरमाइन किया। ठीक है,
इंडस्ट्री का ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है जिस पर वो सेल करेगी, या हमको कह सकते हैं सप्लाई लाइन, ठीक है, सप्लाई करेगी। तो ये हमने प्राइस को डिटरमाइन किया। व्हाट अबाउट द सप्लाई ऑफ द फर्म? कैन वी एस्टिमेट फ्रॉम दिस डायग्राम? क्या हम इससे आइडिया लगा सकते हैं, बता सकते हैं? ध्वनि, अंशी, नंदिनी, बाकी बच्चे नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। प्राइस है इस प्रतीक के, तुमने क्वांटिटी बता रहे हो, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन अबाउट दैट। चलो दिस इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द डिमांड, है ना। सो वेयर द सप्लाई इज, यहां पर हमने डिमांड और सप्लाई दोनों की बात की है। तुषार समझ आ रहा है? रोहन, तो डिमांड और सप्लाई की बात की, यहां पर इसलिए डिमांड की बात की, सप्लाई कहां है? तो सप्लाई आपका बुक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, जो एमसी कर्व है, एमसीएस मार्जिनल कॉस्ट, जो एमसी कर्व है, एमसी कर्व का जो अपर पार्ट पोर्शन है, दैट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। अब एमसी कर्व कैसे होता है? दिस इज एमसी कर्व, है ना, ये दिस इज एसी एक्चुअल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी यही होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी होती है, यू शेप कौन सा होता है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अगर यू शेप्ड है, टोटल कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी? डाउनवर्ड होती है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो डाउनवर्ड होगी, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी अपवर्ड होती है, तो उसके बीच में तो एवरेज कॉस्ट बनेगा। एएफसी प्लस एटीसी इज, एएफसी प्लस एडीसी इज एटीसी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना। तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डाउनवर्ड आएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे जाएगी, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट जाएगी। और आपका जो मार्जिनल है वो भी ऐसा होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट जाता है और ये एवरेज कॉस्ट जाता है। ओके, भूल गए ना, मैम कॉस्ट याद ही कहाँ हुआ था, हम लोग भूलेंगे, कोई बात नहीं। कुछ तो कर्व्स आपको इसी चैप्टर से याद हो जाएंगे अगर अच्छे से समझोगे तो। डाउट है कुछ हमेशा? ठीक है, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सप्लाई की बात कर रहे थे, तो ये हमारा कौन सा कर्व है? एमसी कर्व है, ठीक है। आपका बुक और जो इकोनॉमिक्स वो क्या करेंगे, ये अपर पार्ट है ना एमसी कर्व का, यही है सप्लाई कर्व ऑफ फर्म। हम क्यों माने? भाई तुमने कोई लॉजिक तो दिया होगा, ये क्यों है, जो ये तो एमसी कर्व है ना, कोई मतलब हम ऐसे मान दे, तुमने लिख दिया हम मान ले, लॉजिक समझना है, क्यों आया ये, कैसे, है ना। तो चलो पढ़ते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, जो एमसी कर्व का अपर पार्ट है वो हमारा सप्लाई कर्व क्यों होगा, ये हमें आइडेंटिफिकेशन कहां से मिलेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ साथ हमें पता चल जाएगा सप्लाई कर्व कहां से और ये क्यों है। ठीक है, पढ़े, नजर दौड़ानी है बुक में, दौड़ा लो, तब तक मैं डायग्राम बना। इतना हमने पढ़ा था, दौड़ा ली नजर बुक में, देखो ये हमने अभी तक किया था, फर्म की बात कर रही हूँ। इतना हमने डिटरमाइन किया था कि ये हमारी प्राइस है, जो D इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो MC कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होगी, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्लियर है यहाँ तक? देखो अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट क्या है, क्या होगा ये पॉइंट, को बताओ, देखते तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल, ये वाला पॉइंट डॉटेड लाइन है, दिस विल बी रेवेन्यू और कॉस्ट, कॉस्ट ना, ये कॉस्ट है, ये जो P है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है रेवेन्यू को, समझ रहे हो पॉइंट, बारीकी है, थोड़ा ध्यान देना। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये मेरा कॉस्ट है, और ये पॉइंट जो है, जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, दिस इज रेवेन्यू, है ना। तो कॉस्ट मेरी इतनी है, रेवेन्यू मेरा इतना है, सेल करोगे इस पर, करोगे? मुझे सबसे आंसर चाहिए, तभी मैं समझूंगी सबको समझ आया, नो ना, ध्वनि नहीं समझ आया। ये कॉस्ट कर्व है ना,
कॉस्ट कर्व पर अगर किसी पॉइंट की बात करें, अगर ये है तो यहाँ इन बिटवीन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये पॉइंट है तो ये कितना है? ये O है, तो ये OC क्या है? मेरा कॉस्ट है, MC कॉस्ट से हमने आइडेंटिफाई किया। और ये क्या है? P जो प्राइस था, अभी हमने पीछे डायग्राम किया था, यानी इसको हम डिमांड कर्व बोल सकते हैं, मेरा एवरेज कर्व बोल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, जो हमने टेबल से क्लियर किया था। तो मैं कह सकती हूँ मेरी रेवेन्यू कर्व है, इतनी कॉस्ट आई मेरी, ठीक है, और OR मेरा रेवेन्यू है। तो इसमें कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है? कॉस्ट ज्यादा है ना, मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और मेरी जो इनकम है वो कम हो रही है, तो मैं सेल करूंगी? नहीं करूंगी ना, नहीं करूंगी। देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चल रही है, इसकी कैपेसिटी मानो 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। 30 स्टूडेंट्स से आगे एक भी बच्चा यहाँ पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि जितना इनटेक है इसका 30 है और 30 के 30 यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, इतना समझ आया? एक बच्चा आता है, कहता है मुझे यहाँ कोचिंग क्लासेस आपकी लेनी है, आपकी जो सर्विसेज है वो अटेंड करनी है। तो हमारे सर बोले, कौन सा सर? सर बोले भाई सॉरी, सीट्स आर फुल, नो इनटेक प्लीज। अब हमारे पास है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें नहीं हो सकता। एक बेंच डाल दो, एक चेयर डाल दो, अरे चेयर एक और लेके आऊंगा, खरीदूंगा, मेरे को तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। जो फीस है, जो नॉमिनल फीस है वो तो अलग है, जो एग्जिस्टिंग बच्चे दे रहे हैं, और अगर कोई नया बच्चा और आएगा तो उसकी जो फीस है वो तो वो देगा ही, वो तो कॉमन है। बट मेरे को उसको अगर एंटर करना है तो मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है ना, कि मुझे उसके लिए टेबल बेंच लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी 30 का इंटेक है, 30 टेबल बेंचेस हैं, वो सब एंगेज हो चुके हैं, ऑक्यूपाइड है। अब उसके लिए मुझे अरेंज करना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ऐसे मत बैठो, ऐसे भी ला दिया करो, समझ रहे हो ना? एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, अब एक्स्ट्रा कॉस्ट आई तो भाई मैं क्यों बियर करूं? ये समझ लो, मैं रवि सर हूं, भाई मैं क्यों बियर करूं? समझ रहे हो, क्यों बियर करूं? वो बच्चा कहता है सर मैं बियर कर लूंगा, आप प्लीज पढ़ा दो हमें। ठीक है भाई, तू बियर कर लेगा तो मेरा क्या जा रहा है, मुझे जो चाहिए वो है, आ जा फिर, हम अपनी सर्विसेज दे देंगे। समझ रहे हो? इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्केट में सप्लाई करना है तो उसके लिए मेरी जो कुछ कॉस्ट आती है, क्या कोई कॉस्ट तो नहीं आ रही है मेरी एक्स्ट्रा? अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो क्या मैं उस कॉस्ट को बियर करने के लिए रेडी हूं, कैपेबल हूं? इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इस पर तो तुम नहीं करोगे ना सेल, जब कॉस्ट ज्यादा है, मेरा प्रॉफिट, मेरा रेवेन्यू कम है, तो भाई मैं क्यों सेल करूं, लॉस में क्यों जाऊं? नहीं सेल करेंगे, ठीक है। नीचे है आपकी कॉस्ट कम आ रही है, आगे हम इस कर्व के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कहां पर हमारा सप्लाई कर्व डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम होगा। नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम कर्व में नीचे मूव करेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, इस पर हम सेल नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे। देन आगे मूव किया, एक ये पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या है? जहां पर रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, है ना, इस पे हम सप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यस दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट है लेकिन हम करेंगे नहीं, क्यों? ग्रोथ नहीं होगी। उसको मैं जो थर्ड पॉइंट है ना प्रॉफिट, उसमें बताऊंगी कि इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तब भी होता है। मैम जब कम क्वांटिटी, जब हम ज्यादा दे सकते हैं तो कम क्यों देंगे? आगे देखो कर्व कहाँ जा रहा है, वही तो कह रहे हैं कि आगे जाके वो क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो रही है, क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है। जब मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो रेवेन्यू अपर है ना, यानी मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब मुझे ये दिख रहा है कि मेरी कॉस्ट आगे कम होने वाली है तो मैं क्यों सप्लाई करूंगी? समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो कॉस्ट आगे कम होगा तो रेवेन्यू मेरा ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ कॉस्ट कम है, फिर हमने देखा अच्छा यहाँ पर इतनी क्वांटिटी सेल होगी, यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी सेल होगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर है ये Q2, यहाँ पर Q3, और अगर इस पर बात करें तो ये Q4, देन कॉस्ट बढ़ने लगी, ठीक है। फैक्टर्स अलग है, जो कॉस्ट में हमने पढ़े थे कौन कौन सी चीजों से बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ी या पॉइंट आया, ठीक है, ये हो गया मेरा Q5। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू की इक्वल है,
तो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट? यस, व्हाई? सूर्या क्यों होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्योंकि इसके बाद राइज कर रही है। इसके बाद राइज कर रही है ना, समझ आ रहा है सभी को? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या दिख रहा है हमें कि कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा रेवेन्यू कम जा रहा है ना, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी क्या है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। अब बात रही प्रॉफिट की, तो वो थर्ड पॉइंट में करेंगे, यहाँ प्रॉफिट को कंसिडर मत करो, यहाँ पर हम सिर्फ बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की, ठीक है? अभी थर्ड पॉइंट में क्लियर कराऊंगी कि इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट होता है, वो क्यों और कैसे होता है, ठीक है? समझ आया यहाँ पर इतना? तो ये क्या कह रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अच्छा देखो बुक क्या कह रहा है, अच्छा देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस आपको याद करनी है उस पर से एमसीक्यूज आपके बनते हैं। कौन से कंडीशंस हैं? सबसे पहला, जो आपका एमआर है दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हो रहा है? हो रहा है ध्वनि आ रहा है समझ? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट दिस पॉइंट। यस, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है आपकी, ठीक है? और सेकंड क्या कंडीशन दी है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, marginal cost curve should cut the MR curve from below. Yes, it is cutting the MR curve from below. Yes. है ना? below से नीचे से इसको कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये कंडीशन है इसकी, तभी हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हाँ, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन है। देखो अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर A, ये वाला पॉइंट है पॉइंट A और ये वाला पॉइंट है B। हालांकि यहाँ पर भी क्या है, MC इज इक्वल टू MR, है ना? और इस वाले पॉइंट पर भी क्या है, MC इज इक्वल टू MR, बट हमारा इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? पॉइंट B, नॉट पॉइंट A। दैट इज बिकॉज ना तो ये फ्रॉम बिलो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है, प्लस इसके बाद जो हमारा कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि सम अदर अपॉर्चुनिटी कैन आल्सो अराइज, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। समझ आया इतना सभी को? एक बार फटाफट से बुक में देख लो, आपके बुक में क्या दिया है, देखो फटाफट मॉड्यूल में एक बार देखो, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एक बार समझो। परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है? उसके बाद उसके फीचर्स दिए हैं। फीचर्स क्या है? वही फीचर्स हैं। यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है वो एक एग्जांपल को लेकर आपको समझाया। मेन फीचर्स जो आपके नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है? क्या क्या फीचर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो हमने पढ़े हैं, देख लेते हैं, कोई और अलग से तो नहीं है। द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स आर होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? एक शॉप से अगर आप लक्स खरीदोगे तो जैसे खुशबू उसमें लक्स में आ रही है, ऐसे ही दूसरे शॉप से खरीदोगे तो उसका भी सेम कलर और सेम फ्रेग्रेंस ही होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मुस्कान के गोलगप्पे में ज्यादा टेस्ट है और जो प्रवेशिका गोलगप्पे बेच रही है वो टेस्टलेस है। पॉसिबल है क्या? हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल है ना? तो दिस इज नॉट परफेक्ट कंपटीशन। नहीं मतलब थोड़ा सुन लिया करो, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, वो वीडियो देख लेगी, नो प्रॉब्लम। थर्ड देखिए, एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर इनटू द मार्केट एंड गो आउट ऑफ इट, है ना? एंट्री एंड एग्जिट फ्री है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज होती है जो मार्केट कंडीशंस की है, ठीक है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें कम आती है और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है ये इंडस्ट्री का डायग्राम है, समझ नहीं आ रहा अंशी? जो डायग्राम है ये जो सिंपल वाला दिया हुआ है ये कौन सा है? इंडस्ट्री का है। हमने दोनों को साथ में पढ़ा था, है ना? जैसे ही नीचे गिवन है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्री और फर्म को। इंडस्ट्री में कब प्राइस डिटरमाइन किया गया, कैसे डिटरमाइन किया, और फर्म ने उसको कैसे प्राइस को अडॉप्ट किया, उसको टेक किया,
ठीक है। देन देखिए इसके कंडीशंस क्या है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड द MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। MC कर्व जो है MR कर्व को नीचे से कट करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो MC कर्व है वो उसका पॉजिटिव स्लोप है। बस पहले भी इसी को हमने ये पढ़ा था कि MC must be rising। MC must MC must rise always। First one। हाँ तो बढ़ तो रहा है, कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। Always। क्यों बातें चेंज करते हैं, एक बात नहीं बोल सकते। क्या भाषा चेंज की, बताओ क्या समझ गया, कंफ्यूजन में मत रहो। ये हमको रेडी नीचे से काटना चाहिए, तब कहा था कि राइजिंग होना चाहिए। दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। देखो ये MC कर्व है, इट इज राइजिंग, राइज मतलब बढ़ता है ना, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बढ़ता है। तो एक लेवल होता है जब हमने टेबल किया था उसमें सिर्फ एक बार डाउन आता है, उसके बाद हमेशा कॉस्ट बढ़ती है। तो ये इट इज इंक्रीजिंग, और इसको बिलो से कट करने का मतलब ये एक कोई पर्टिकुलर कर्व है उसको नीचे से आके अगर कट करेगी तो इसे हम कह रहे हैं कि इट कट्स फ्रॉम बिलो। अगर ये कहा जाए ये कर्व है और यहाँ से इसकी जा रही है तो इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग और कटिंग एनी काइंड ऑफ कर्व ना, तो कट नहीं कर रही है। तो दोनों ही बात को फुलफिल कर रहा है यहाँ पर, दोनों ही बात सही है, गलत एक भी नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है और वो किसी दूसरे कर्व को काट भी रहा है, ठीक है। क्या हुआ गौरव, शिवानी की हंसी बंद नहीं है। हाँ शिवानी, मैं हंस भी नहीं पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बहुत हंस रही हो आज। ये जोक सुना रहा है गौरव बैठा बैठा, हमेशा मिस कर गई। जोक तो अच्छी बात होती है। बेच आए सारे ड्रेस। क्या बेचा है? HDFC बैंक के लोकर में जो अच्छा ये भी बिकते हैं क्या? HDFC के लोकर में रखी। ये बैंक जिसके पास रहता है ना तो वहाँ बेच जाता है। HDFC बैंक अच्छा बैंकिंग भी रख देते हैं। लोकर में रखता है। मैं भी पता करूंगी ऐसा कुछ होगा क्या। चलिए हमने पढ़ा प्राइस, प्राइस को डिटरमाइन किया, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। अब थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉफिट्स, है ना। पहले हमने पढ़ा प्राइस, प्राइस को हमने डिटरमाइन किया। सेकंड हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। थर्ड हम बात करेंगे प्राइस। प्रॉफिट्स क्या हो गया अंशी? इसके में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। किसके? इक्विलिब्रियम के? बहुत दिखाई दे रहा है। बाद में बताना मुझे भी ऐसे कौन से प्रोनाउंसिएशन, मैंने तो एक ही सुना है। मतलब इक्विलिब्रियम परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। ये सब तो एक बोल के बताइए। वो ये टॉपिक खत्म होने के बाद बताइए, ठीक है। अच्छे बोला लेडीज अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट में हम किसको कंसिडर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू को विद दैट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, या बोल सकते हो एवरेज कॉस्ट। ध्यान से सुनना, जो हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में हम कंपेयर करते हैं एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहां पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम में। कंफ्यूज मत होना, इक्विलिब्रियम की जब हमने बात की थी तो वहां हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर किया था। जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? यहां मार्जिनल क्यों और यहां एवरेज क्यों? हर चीज का मैंने कहा ना क्यों सीखो। क्यों 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 जानना चाहती है जनता, बताइए क्यों? हम आपसे जानना चाहती है। मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली लास्ट आंसर तो मुझे ही देना है, तो तुम भी थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, बता सकते हो।
यस ध्वनि ध्वनि एक्सपेक्ट करिए, मैम बस बोलने वाली है। अंशी, तुषार, ठीक है सर दर्द क्या हो गया? बढ़ रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे एडिशनल यूनिट को पढ़ने का सुनो, हाँ बोलो। एडिशनल यूनिट को कितना प्रॉफिट होता है? एडिशनल यूनिट पर कितना इक्विलिब्रियम में तो ये एडिशनल तो नहीं है, दिस इज पर यूनिट, एडिशनल पे देखते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो मेरा पर यूनिट पर। हाँ। तो आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो अब देखो कैसे, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा? टोटल रेवेन्यू, ये भी बोल रहा है, मैं बस थक गया हूं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही होता है, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है एवरेज टोटल कॉस्ट? AFC plus ABC है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वो वैसे है, तो अभी कंपेयर कर रहे हैं ना, समझ गए ना? तो ये क्या है? चलिए इसको कंपेयर कर लो। देखो कहने का मतलब है हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की मैंने कहा कि चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। 10 यूनिट है, मैंने 10 यूनिट सेल की, ठीक है। मैंने 10 यूनिट सेल की और उससे मुझे जो रेवेन्यू हुआ वो 2000 रेवेन्यू हुआ, समझे इतना? मैंने 10 यूनिट सेल की और उससे मुझे रेवेन्यू कितना हुआ? 2000 मुझे रेवेन्यू हुआ। और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1000 रुपीज इसकी कॉस्ट है। समझ रहे हो क्वेश्चन? 10 यूनिट्स मैंने सेल की, यानी 2000 का रेवेन्यू है। नहीं समझ आया ध्वनि? तो 1000 जो मेरी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे यहाँ पर? ओह माय गॉड, कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। 1000 रुपए, 1000 रुपए, कोई कॉम्प्लिकेटेड है? एमसीक्यू आ जाए तो कॉम्प्लिकेटेड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? फेशियल एक्सप्रेशन तो यही लग रही थी। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब मैं बार बार बोले थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान दे रहे हो, इतना ध्यान। नहीं मैं बात मतलब ये इजी क्वेश्चन पूछते नहीं हो ना, तो डाउट आगे नहीं, यही बताना है। प्रॉफिट कितना है? 1000 है ना? देखो मिशन सबसे पहले बोला, पहले बोल चुकी थी। क्या? वापस बताओ। ज्यादा ही ज्ञान दीजिए। सही बात है। एवरेज रेवेन्यू क्या होएगा बताओ? ये भी बहुत इजी है, टफ नहीं है। हाँ सूर्य, हाँ बताओ। मैम ये होगा 200 200 ना? और एवरेज कॉस्ट क्या होगी? अरे वाह, सीए फाउंडेशन तो कर हो गई, डन। अब इंटर शुरू हो गया। फाउंडेशन होगी। चलो क्लास में ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। कि मतलब 10 यूनिट जब मैंने सेल की, मेरी टोटल रेवेन्यू हुई 2000 रुपए, और जिसकी मेरी लागत लगी थी, कॉस्ट आई थी 1000 रुपीज, ठीक है। या तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या पर यूनिट की हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा अगर सेल करता हूं तो मेरी उस पर यूनिट की कितनी कॉस्ट बढ़ेगी और उस पर यूनिट की मेरी कितनी रेवेन्यू बढ़ रही है, क्योंकि हम इन यूनिट्स की बात करते हैं। 100 यूनिट्स और दे दी, 200 यूनिट्स और हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया, सप्लाई बढ़ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? एवरेज की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, डरो मत, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों मैम? पक्का नहीं आएंगे। आ जाएगा। क्लैपिंग, खुश हो गया तुषार कि वाह ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट जो के कॉस्ट वाला चैप्टर है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप लोगों का दिमाग घुमा था। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई वो करना। चैप्टर कितने नंबर का है? लगभग
कॉस्ट ये सारे आपको ज्वाइन कर लेंगे तो इसका कुछ नहीं पता। ये तो 20 मार्क्स के आसपास का है, ठीक है। और जो पता है ना कॉस्ट भी लगभग इतना है 10 to 15 ये आएगा। उसमें से डिवाइड कर दिया है पूरे। हाँ कुछ डिपेंड करता है, देखो जो पेपर बना रहा है, थ्योरी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछेगा, मिक्सअप भी आते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं, देखो मेरे को तुम्हारा बिजनेस साइकिल भी कराना है। प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम 3 तरीके के प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट लॉसेस एंड लॉसेस। अब हमने यहाँ समझा कि हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की। देखो जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कैसा होगा, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ कॉस्ट इज इक्वल टू द रेवेन्यू देन कहाँ गया प्रॉफिट, तो कहाँ से आया प्रॉफिट? मैम हम ना थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के तो बताते हैं। नहीं इनवॉइस प्राइस सही कह रही कंसाइनमेंट लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर ना, लो नहीं अकाउंट्स बट दिस इज इकोनॉमिक्स माय डियर। देखो जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले अभी हम बात कर रहे थे कि अगर रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तो प्रॉफिट कहाँ से आया? मैम प्रॉफिट थोड़ी हुआ। मैम क्यों हमें पागल बना रहे हो? मैम प्रॉफिट बोल रहे हैं, लॉस है, लॉस भी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है ना, यही है ना, दिखाई तो यही दे रहे हैं ना सब, बट जो दिखता है वो होता नहीं है। क्यों? दिस इज इकोनॉमिक्स। देखो जो कॉस्ट है ना यहाँ पर, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, दोनों ही चीजें एक है। ये मत कहना मैम कहीं आपने एवरेज टोटल कॉस्ट बोला और कहीं आपने एवरेज कॉस्ट बोला है, ठीक है, बख्श देना। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, यहाँ पर हम किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं? 2 तरीके के, देखो मैंने आपको कॉस्ट बताए थे। एक है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट, है ना, अकाउंटिंग कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट, जो आप उसको लिखते हो, एंटर करते हो, जो भी एक्चुअल कॉस्ट इसका रिकॉर्ड होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, दूसरा है आपका है इकोनॉमिक कॉस्ट, सॉरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दोनों मिलकर तो इकोनॉमिक कॉस्ट बनेगा। एक होता है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये दोनों चीजें ऐड होती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसमें ओसी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये बताओ क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक अच्छा सा एक छोटा सा डेफिनेशन रखा है ना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे अगर हम ओसी की बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पर क्या, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, मजाक नहीं। कॉस्ट जो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम यहाँ पर इसको ऐड करें, जो कॉस्ट हमारी लागत आई नहीं है बट हमने मान लिया है कि अगर हम कुछ और करते तो वो कॉस्ट हमारी आती, उस कॉस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया। नहीं समझ आया? फिट हो गया। नहीं समझ आ गया। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम कौन से चीजों को लेते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं 4। कौन से? मानो ये मेरा जो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बोलने से हो नहीं जाएगी, फिर को मत बोल देना। जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने क्या किया, अगर मैं कहीं और से रेंट पर लेती, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरा बिजनेस है कोचिंग सेंटर, जो मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं कहीं और से अगर रेंट पर लेती तो मुझे क्या पे करना पड़ता? रेंट पे करना पड़ता। बट क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, तो रेंट, अगर मैं कुछ और काम करती तो मुझे उसका रेंट पे करना पड़ता, लेकिन मैंने वो पे नहीं किया क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी यूज की है। बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम उस रेंट के चार्जेस भी इस कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब समझ आया? Yes, ma'am. रेंट का खर्चा मानो 10,000 रुपए मेरा रेंट है, जो कि मैंने दिए ही नहीं, बट मैं अपनी कॉस्ट में वो 10,000 भी जोड़ूंगी। क्यों?
क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। अगर मैंने ये ना किया होता, रेंट पर लिया होता, तो मुझे रेंट पे करना पड़ता ना। तो मैं जो भी बिजनेस करूं ऐसा करूं कि वो रेंट भी कवर हो जाए। या मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रॉपर्टी अपनी जब रेंट पर किसी को दूंगी तो मुझे उसके बदले में रेंट मिलता ना। अब वो रेंट तो मेरे मिल नहीं रहा क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो मुझे इतना कमाना है कि वो रेंट भी कवर हो जाए। अगर वो रेंट कवर नहीं कर पा रहे दैट मींस मैं लॉस में हूं। समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट तो है ही है, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम ऐड करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? आ गया मैं। सबको? यस मैम। वेरी गुड। चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से देखो, दिखने में क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट। लेकिन समझ आया, रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट, बट इन एक्चुअल जो कॉस्ट दिख रही है वो उतनी कॉस्ट है ही नहीं जो एक्चुअल में हुई है, ज्यादा है ना। तो मींस मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हुआ ना, हुआ ना। अब नंबर्स में समझते हैं। नहीं समझ आया तुम्हें, मुझे तुम्हारी शक्लें बता रही है, कोई बात नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसी से हम तीनों चीजें कवर करेंगे। देखो अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं बिजनेस ना करके अगर कहीं जॉब करती तो जॉब के बदले में क्या मिलता? सैलरी मिलती, ठीक है। बट मैंने उस सैलरी को क्या किया? मना किया, इग्नोर किया, सैक्रिफाइस किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया अपना, तो इस बिजनेस से मुझे रेवेन्यू आया 10 lakhs, ठीक है, पर डे 10 lakhs। बड़ा सोचो, तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो है उसको तो हम ऐड करते हैं। अगर मेरी अकाउंटिंग कॉस्ट आई है 8 लाख, ठीक है, तो 2 lakhs क्या हो गया मेरा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाह वाह वाह, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, प्रॉफिट हुआ ना। इतने सिंपल टर्म्स नहीं आ रहे तुम्हें, मैथ्स पढ़ना छोड़ दिए, ज्यादा पढ़ने लगे हो। ये मेरा रेवेन्यू है, कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट होता है ना, यही होता है ना प्रॉफिट। बट हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रहा है कि अगर मैं बिजनेस ना करती और जॉब करती तो मुझे सैलरी मिलती, और मुझे सैलरी मिलती 2 lakhs। लेसन 2 lakhs सैलरी मिलती, ठीक है। लेकिन जब हम इस सैलरी को क्या करेंगे, बोलो? नहीं कहती कि 10 लाख का बिजनेस छोड़ के आप 2 लाख वाली सैलरी दोगे। 10 लाख में कॉस्ट भी है। हाँ मैं वही समझा रही कि 2 लाख का प्रॉफिट मैं इसी ज्यादा खा लिया। मैं मर जा रहा है 20 लाख 2 लाख कम करो। क्या कह रहे हो? सैलरी ज्यादा हो, लोन कम करो। लोन हमारे जैसे सैलरी वाली जॉब लेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, सैलरी कम करो। वो ऑप्शन है, ठीक है, सैलरी कम कर। मैं कह रही हूँ सैलरी इतनी है, अरे तुम समझ रही हो चीज को, तुम नंबर्स में जा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना। मैं अगर वही चीज है कि मैंने अपनी बिल्डिंग यूज करनी है, मैंने कहीं रेंट पर नहीं लिया, लीज पर अगर लेती मुझे उसको रेंट पे करना पड़ता। वही चीज है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 lakhs जो मेरी इनकम कहाँ से आ रही थी, सैलरी से मुझे मिल रहे थे, वो मैंने सैक्रिफाइस किया ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहा है कि उसको सैक्रिफाइस करके मैंने बिजनेस की तरफ बिजनेस को एक्सेप्ट किया, बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो सैलरी सैक्रिफाइस कर दी। बट अगर मैंने सैलरी सैक्रिफाइस नहीं की होती तो वो 2 लाख मुझे मिलते हैं ना। तो अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे वो 2 लाख कमाने नहीं है, मुझे वो भी अपने कमाने हैं, ठीक है। तो वो भी मुझे इसमें कमाने हैं, तो वो मैं अपने कॉस्ट में इंक्लूड करूंगी कि उसको कवर अप करने के बाद मेरी जो कॉस्ट है वो क्या है। तो कॉस्ट 8 लाख थी ना, तो उसमें ऐड करूंगी 2 लाख, इक्वल हो गई ना। क्या हो गई यहाँ पर? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, इक्वल हो गई ना। बट स्टिल 2 लाख तो मेरा प्रॉफिट है, अभी मेरा 2 लाख तो प्रॉफिट ही है। और प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट। समझ आया? अब वो तुम्हारा डिसीजन है, बिजनेस करो, जॉब करो, जो मर्जी करो, ये समझ लो, ठीक है। देखो
सेकेंड कंडीशन, कॉस्ट की तरफ फिर बोल रहे हो। कॉस्ट वाले चैप्टर में जो तुमने गड़बड़ की थी, बेटा गड़बड़ करो, ये चैप्टर रह ही जाएगा, छोड़ देना अपने 20 नंबर फिर। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक समझ आया? देखो दूसरा यही सेम कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं कहूं जो अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई, चलो सैलरी, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरी सैलरी है 1 लाख, तो क्या होगा? तो 1 लाख का सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एग्री हो सब? हमेशा समझ आया? 1 लाख है ना, तो 1 लाख में मैं क्या करूंगी? ये कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 1 लाख हो जाएगा, तो 10 लाख माइनस 9 लाख 1 लाख, तो 1 लाख क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि वो 1 + 2 हो जाएगा। वहीं अगर मैं कहूँ सैलरी जो है मेरी 3 है, लॉस हो जाएगा। 8 + 3 11 लाख, 10 - 11 1 लाख मेरा लॉस हो गया। तो समझ गए? तो जो कॉस्ट है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एमसीक्यू डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, अब सोचो 20 नंबर इसमें से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं से तो लेगा ना। तो जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ याद करने के लिए, वो डेफिनेटली उनको याद कर लेना। तो इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट मैं जो बोल रही थी अंशी, वो ये है, एवरेज टोटल कॉस्ट बोल रही हूँ या एवरेज कॉस्ट बोल रही हूँ, दोनों एक ही चीज है। ये मत कहना मैम कभी आपने एवरेज टोटल कॉस्ट बोला और मैम कभी आपने एवरेज कॉस्ट बोला। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, वो कौन सी कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं here? तो उसमें हम कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में 2 कॉस्ट ऐड होती हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? डन। अब इसके डायग्राम्स की तरफ चले। डायग्राम से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब प्रॉफिट हो रहा है, कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। बस 3 डायग्राम्स आपको करने हैं। ये वाला डायग्राम मैं कहूंगी सब तुम लोग नोट कर लेना, क्योंकि ना मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करा के तुम्हें करा रही हूँ, ताकि साथ के साथ ना तुम कंपेयर कर सकते हो। पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद करना। ये है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, ये फर्म है जिसमें हम तीनों तरीके जो प्रॉफिट्स हैं उसको एक साथ देखेंगे, ताकि तुम आपस में इसको कंपेयर कर सको। ठीक है, ये फर्म है हमारी और ये इंडस्ट्री है। y एक्सिस हमारा x, यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी, लेते हैं प्राइस। चलो देखो, इंडस्ट्री में जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ये पॉइंट आ गया आपका P और ये आपका क्वांटिटी। ठीक है, इंडस्ट्री में तो भाई कॉमन होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां से प्राइस डिटरमाइन हो गया और वहां से हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई। ठीक है, यहां से क्या आ गया हमारा AR आ गया, AR MR आ गया, ये आ गया यहाँ इंडस्ट्री के थ्रू, यहाँ पर हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, चलो एक एक पढ़ते नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। मार्जिनल कॉस्ट हमने लिया। ठीक है, हमें कंपेयर कैसे करेंगे? प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हैं? एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं हमारे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट का कैसा होता है? यू शेप। तो ये है मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व, ये है मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है विद मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सो दिस पॉइंट पर क्या हो रहा है आपका, ये वाली आपकी क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है और यहाँ पर हम कहेंगे आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, तो ये हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू के। और जहां कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सेम वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है।
ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है, समझ रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट है हमारा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है। तो अब देखो यहाँ पर किसी को कुछ भी हो रही मालूम नहीं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारा, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो जहां पर ये पॉइंट इसको एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कर रहा है यहाँ से, ये वाला पॉइंट, तो इतना पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो देखो ये है P, ठीक है, ये है मेरा P, ये कॉस्ट को कट कर रहा है ना, ये कॉस्ट लाइन है। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर कॉस्ट को कर रहा है ना, कॉस्ट कर्व है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये मेरी कॉस्ट है ना। तो OC जो है दैट इज लेस देन OP, तो कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो मेरा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है मेरा, ऊपर ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ऐसे ही ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा रेवेन्यू है, तो कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, ये हो जाएगा लॉसेस। क्या समझ में आया अंशी? मैम ये पूछ रही हूँ कि वो जो ये बीच वाला बनाया है ना आपने, ये वाला तो इसी में क्यों नहीं बेच देता, वो आगे और बढ़ेगा, बेच क्यों देता है? क्या, सिचुएशन बता दी मैंने। ये प्रॉफिट सिचुएशन है, जैसे हमने टेबल किया था ना, अभी एग्जांपल लिया था, नंबर्स की बात की थी, ये वो है, उसको सिर्फ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। 3 सिचुएशंस है, ये वाला बताऊं फिर से, देखो ये रेवेन्यू है, इतना तो पता है ना, जो रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये भी हमें पता है, ठीक है, तुम्हें सब पता है। जहां पर हमारा जो ये कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्ट, हम ये देखेंगे कि इस क्वांटिटी को हम कंसिडर करते हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन में, है ना। तो यहाँ पर जब ये बात करें तो ये देखो एवरेज कॉस्ट पर कहाँ कट कर रहा है, ये मेरा जो रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से कितना नीचे है, तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इतना जो पार्ट है मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल इसके लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, मेरा एवरेज कॉस्ट का ऊपर है, तो इस वाले पॉइंट पे ये क्वांटिटी हमने डिटरमाइन की थी, ये यहाँ पर टच कर रही है, तो इतना जो ये हो गया ये कॉस्ट है, कॉस्ट का ऊपर टच करेंगे कॉस्ट होता है ना, तो ये यहाँ कॉस्ट का ऊपर टच किया तो ये कॉस्ट हो गई, और ये मेरा रेवेन्यू है, तो OC ज्यादा है ना, कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट यानी रेवेन्यू कम है, तो कॉस्ट ज्यादा होगा तो लॉस होगा ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लॉसेस। समझ आया? एक ट्विस्ट बताऊं, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट रन की हम बात कर रहे थे, लॉन्ग रन अभी बाकी है, जो पढ़ेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन बहुत इजी है, छोटा सा ही है, ये समझ आ गया तो लॉन्ग रन आ जाएगा। देखो आपको सिर्फ 2 चीजें डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये तो कंडीशन है, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। डायग्राम को याद करने का तरीका क्या, इंडस्ट्री में ये चीज तो सबसे पहले है ही, और यहाँ से तुम अपना रेवेन्यू डिसाइड करो, उसके बाद तुम्हारे कर्व्स हैं, क्या है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो लॉन्ग रन में देखो मैं ये पेपर के ऊपर बना गया ना, ग्राफ के ऊपर बना गया ना, किसी पे भी नहीं बनाना, MCQ ये बनाना है ही नहीं, MCQ आएगा, MCQ आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा, जैसे मैंने तुम्हें 2 कंडीशन बताई थी ना, इसमें क्या कंडीशन थी, MR should be equal to MC, तो ये पूछ सकता है कि when we consider या when we determine the equilibrium, yes
जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होना जरूरी है, ये कौन सी कंडीशन है? तो तुम्हें ये बताना है किसके इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ड्रॉ नहीं करने कहेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बारीकियां हैं कि इस पॉइंट पर टच होगा तो ये पॉइंट है, समझ गए? इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हम जैसे कौन से कर्व्स को कंसीडर करते हैं, कौन से कर्व को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो किस सिचुएशन में आता है, तो सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब आता है? जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हो और आपका जो रेवेन्यू पार्ट है वो ज्यादा होता है फ्रॉम योर कॉस्ट, फ्रॉम योर कॉस्ट। कॉस्ट को लेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लिया करो। करना है ड्रॉ? देखो लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है कि लॉन्ग रन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है? कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लॉन्ग रन में ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके आंसर के लिए हम समझेंगे कि हम ये मान लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि फर्म जो है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। शॉर्ट रन में तो करता है ना, करता है नहीं करता? करता है ध्वनि, वेरी गुड। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है फर्म या नहीं करता है? अर्न होता है ना। तो हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में होता है या नहीं होता है। अब देखो जब शॉर्ट रन में, समझना इसको, लॉजिक बता रही हूँ, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में तो बहुत सारे लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं, अरे वो उसकी बड़ी अच्छी कमाई है, क्यों ना मैं भी ये बिजनेस कर लेता हूँ। आजकल क्या है, क्लॉथिंग में बहुत अच्छा मार्जिन है ना? बिजनेस करना है तो करो क्लॉथ्स का। नॉर्मल जो क्लॉथ आते हैं, जो अपने कपड़े हैं, वो देखो अगर सिर्फ नॉर्मल प्राइस बात करो, वो सब ब्रांड का फर्क है। ब्रांड के आप टी शर्ट आपको इजीली मिल जाएंगे 5-5 हज़ार के, तो क्या उसकी इतनी वर्थ या मैं कहूँ इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती होगी? नहीं ना, हार्डली 500 अगर पर एक टी शर्ट की बात करें तो देखो 5000 वो चार्ज कर रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट उसकी 5000 है। कैसे? सब ब्रांड का डिफरेंस है। वहीं अगर वेडिंग कलेक्शन की हम बात करें, ब्रांड की तो बात ही छोड़ो, 2 लाख की शेरवानी, 5 लाख के लहंगे, 5-5 लाख के लहंगे के हीरे मोती जड़े होते हैं उसमें, ठीक है माना कि होते हैं, बट इतनी उसकी क्या एक्चुअल उसकी मेकिंग कॉस्ट होती होगी? नहीं होती होगी ना। तो सोचो कितना ज्यादा मार्जिन है कपड़ों पर। तो हर एक पर्सन जो जिसको बिजनेस करना है वो अट्रैक्ट होता है इन चीजों पर कि यार इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, तो हम भी अगर हमें बिजनेस करना है तो हम इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, सेलर्स हमारे कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना। हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है, और क्योंकि फ्रीडम है, एंट्री एग्जिट पर कोई रुकावट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मार्केट में एंटर कर सकता है, तो सेलर्स बढ़ेंगे। जब सेलर्स बढ़ेंगे तो सप्लाई पर क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, बढ़ेगी। और जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? राइटवर्ड, है ना? राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब यहाँ कर्व आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा S1, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा, बस ये खत्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा समझ लो, कुछ भी नहीं है। पहले ये हमारा रेवेन्यू था, ठीक है? अब क्या हो गया? अब ये हो जाएगा, ये मेरी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट,
और ये मेरा क्या था? एवरेज टोटल कॉस्ट। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लग रहा है ना? उसको कंसिडर मत करो। इसको अगर हम देखें तो दिस इज द कर्व ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं या नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? उतर रहा है यहाँ पर? यस मैम। जा रहा है ना? यस। ठीक है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन लग रही है। बट जैसे मैंने कहा सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो हमारा कर्व कैसा हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ना। तो अब ये हमारा नया कर्व बन गया। अब ये नया कर्व बना तो हमारी जो रेवेन्यू वो ये हुई। तो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? इट इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल ना? यस मैम। इन शॉर्ट, लॉन्ग टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। ओनली यू कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। यस सूर्या, क्या कहना चाहते हैं? नहीं? हाँ? आपने 400 किया क्या कम कर बोलो? नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने अंडरलाइन को डार्क कराया ना, डार्क के ये चीज पूछ रहे हो? ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, मैं ये बोल रही हूँ। ये ऐसे लाइन है और ये जो एवरेज कॉस्ट इसको टच करके जा रहा है। जब ये लाइन चेंज हो जाएगी, आपकी सप्लाई चेंज हो जाएगी, तो रेवेन्यू नया बन जाएगा। तो नया जो रेवेन्यू बनेगा तो वो इसको यहाँ पर टच करके जा रही है। तो जहाँ ये मतलब ये क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू यहाँ टच हो गया, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और ये कौन सी सिचुएशन में होती है? नॉर्मल प्रॉफिट में। और पहले क्या हो रहा था? पहले एवरेज रेवेन्यू वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। देखो अब इक्वल हो गया जैसे सप्लाई कर्व चेंज हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट। अदर कंडीशन से समझना है या इतना समझ आ गया? कॉस्ट को देखकर करना होगा। नो मैम, बस छोड़ दो बस। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इज इक्वल टू AR, है ना, इज इक्वल टू MR। और क्या पढ़ा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा हमने। अंशी क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट में किसको कंपेयर करते हो? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को। इसकी कंडीशंस क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। उल्टा बोल दिया, लिख दिया सीधा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts from marginal revenue curve from below। बोलते बोलते भी देखो। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट की बात की, शॉर्ट रन, ठीक है, और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस हो सकते हैं, बट इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। इसमें हम कंपेयर करते हैं एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से। लॉस में होता है उसमें? हाँ, लॉस में होता होगा। लॉन्ग रन में होगा। हम जो क्वेश्चन की बात करें वो सिर्फ सुपर नॉर्मल का। रीड आउट करोगे तो मैं समझ आ जाएगा। अभी तुम्हारे पास 10 मिनट है, एक बार रीड आउट करो पूरा मॉड्यूल को। डिटेल में नहीं करो तो ब्रीफ में कर लो, एटलीस्ट तुम्हें यहाँ का पढ़ा हुआ यहीं की यहीं समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो ना। एक मिनट मैं मॉड्यूल में देखती हूँ, कुछ ऐसा नहीं कह रहा। बड़ी कब से वहां से उठ के यहाँ करेंगे भले तो मैं तो करते हैं कर दो।